गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए तो क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करें हम लोग। चलिए सभी लोग रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 142 से कंटिन्यू करते हैं। आ जाइए, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर देता हूं। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। आइए फिगर देखते हैं। फिगर में आप नोटिस करना, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। फिगर में नोटिस कीजिएगा वाई एक्सिस पे इनकम को डिनोट किया गया है और एक्स एक्सिस पे डिमांड को डिनोट किया गया है। ध्यान दे रहे हैं आप? नोटिस करते जाइएगा। चलिए ठीक है। अब ये तो हो गया भाई। इसका मतलब कि ये डायग्राम इनकम और डिमांड के बीच रिलेशन बता रहा है और कुछ ऐसा रिलेशन बता रहा है जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंज्यूमर डिमांड बढ़ा रहा है। अब ये देखना होगा कि भाई ये रिलेशन किस तरह के गुड्स में पाया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन में क्या कहता है? पहला नेसेसिटी, दूसरा कहता है कंफर्ट एंड लग्जरी गुड्स, इंफीरियर गुड्स, नॉन ऑफ द अबव। देखिए जहां तक मेरा अनुमान है कि जो कंफर्ट और लग्जरी गुड्स होती है, ध्यान दीजिएगा, जो कंफर्ट और लग्जरी गुड्स होती है उस केस में ऐसा ज्यादा होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, लोगों का जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वो ऑटोमेटिकली अपने डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो ये फीचर सबसे ज्यादा हम लोगों को किस में देखने को मिलता है? कंफर्ट और लग्जरीज गुड्स में। तो आई थिंक सो मेरे हिसाब से राइट आंसर हो गया हमारा बी। बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 43। अच्छा 43 में आप देखिएगा कि इनकम के बीच और आपको डिमांड के बीच रिलेशन दिखाया जा रहा है और कुछ ऐसा रिलेशन दिखाया जा रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों का डिमांड घट रहा है। मतलब इनवर्स रिलेशन है, इनकम बढ़ रहा है डिमांड घट रहा है, एकदम विपरीत रिलेशन है। तो अब सवाल है कि भैया ये रिलेशन कैसे गुड्स में पाया जाता है? पहला है हमारे पास नेसेसिटीज, कंफर्ट, लग्जरीज, इंफीरियर गुड्स, नॉन ऑफ द अबव। आई थिंक सो आप अगर स्मार्ट पर्सन है तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि इंफीरियर गुड्स है ये आंसर, क्योंकि इंफीरियर गुड्स में मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है कि इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है इंफीरियर गुड्स के केस में। याद आ रहा है आपको? मैंने बताया है आपको ये चीज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे आइए। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन द फिगर। फिगर में क्या दिख रहा है? आइए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। P स्टैंड्स फॉर प्राइस एंड Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी। ये है हमारा डिमांड कर्व, देखिएगा। और प्राइस सेम है, डिमांड अचानक से आगे बढ़ गया। डिमांड क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। Q से Q1 हो गया। बोलिए हाँ या ना? अब भैया डिमांड राइट शिफ्ट कर गया है, देखिएगा, राइट शिफ्ट कर गया है। तो डिमांड राइट शिफ्ट कब करता है? जहां तक मुझे याद है मैंने जो आपको पढ़ा रखा है उसमें मैंने आपको बताया है कि डिमांड राइट शिफ्ट कब करता है? जब डिमांड इंक्रीज करता है। और आप देखिए ऑप्शन में दिख भी रहा है इंक्रीज इन डिमांड। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? इंक्रीज इन डिमांड। ओके, देखिए आपको क्लास की हर बातों को याद रखना जरूरी होगा। जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है वो सब बातें आपको दिमाग में रखनी होगी, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज मुश्किल है भाई। कंटिन्यू, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। कहता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल अ डिक्रीज इन डिमांड कैन बी कॉज्ड बाय। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है? यानी ये लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है डिक्रीज इन डिमांड इज कॉज्ड बाय राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, राइज इन प्राइस ऑफ इनकम। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में देखते हैं क्या कह रहा है। रुक जाइए, मैं क्वेश्चन को स्क्रीन पे ले आता हूं। ऑप्शन सी में कह रहा है फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, a fall in income of consumer। अब जरा याद करो, क्या याद करो भैया? सोचो सोचो, देखो फिर से तुम लोग भूल गए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल अ डिक्रीज इन डिमांड। कहने का मतलब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इसका मतलब इसका इशारा लॉ ऑफ डिमांड की तरफ है। अब
क्वांटिटी डिमांडेड की बात तो कर नहीं रहा है, ये बात किसकी कर रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड की बात तो कर नहीं रहा है भैया। डिक्रीज इन डिमांड, तो डिमांड कब घटेगा? प्राइस के बढ़ने के कारण? नहीं भैया, प्राइस के बढ़ने के कारण तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, तो ये तो होगा नहीं। राइज इन इनकम, इनकम के बढ़ने से डिमांड थोड़े घटेगा सर, यहाँ डिमांड डिक्रीज कह रहा है। ऑप्शन सी देखते हैं। फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, बिल्कुल नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर आता है। फॉल इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, यस, राइट आंसर इज डी। जैसे ही कंज्यूमर का इनकम फॉल करेगा नॉर्मल गुड्स के लिए, नॉर्मल गुड्स के लिए डिमांड घट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड की बात कर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड की बात नहीं कर रहा है। हो सकता है आप जल्दी जल्दी में सोच लेंगे कि प्राइस में चेंज होगा, अरे भैया प्राइस में जब चेंज होगा ना तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, डिमांड थोड़े ना घटेगा। आ जाओ जी सभी लोग क्वेश्चन नंबर 146 पर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 146 में क्या कह रहा है? कह रहा है रैशनल कंज्यूमर इज अ पर्सन हु, रैशनल कंज्यूमर कौन है भैया? पहला, बिहेव जुडिशियली एट ऑल टाइम। नहीं सर, हर समय जुडिशियली बिहेव करना पॉसिबल नहीं है। इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट, नहीं सर, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। नो द प्राइस ऑफ अ गुड्स इन डिफरेंट मार्केट, नहीं सर, हर प्राइस के बारे, हर मार्केट के बारे में जानना मुश्किल है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं मोटा मोटी हैज अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, मार्केट का एक परफेक्ट नॉलेज होता है। रैशनल कंज्यूमर कौन है? जिससे मार्केट का एक परफेक्ट नॉलेज हो, हर एंगल से बात कर रहा है। इसीलिए जो सबसे फेवरेबल और सटीक आंसर है वो है ऑप्शन डी। ओके, हैज अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। फिर हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 147। देखिए 147 में क्या कह रहा है? अ नॉर्मल डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटीज, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप, हॉरिजॉन्टल या हैज पॉजिटिव स्लोप। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं नॉर्मल डिमांड के केस में, नॉर्मल डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो नेगेटिव स्लोप होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स सेट्री पेरिबस द कर्व इज एक्सपेक्टेड टू बी। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में हम जो कर्व है उससे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? तो देखिएगा हम इससे पॉजिटिवली स्लोप, क्यों? देखिएगा क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, जैसे ही एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है दूसरे का डिमांड बढ़ता है। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये हो गया प्राइस, ये हो गया प्राइस, ये हो गया डिमांड, डिमांड कर्व इस तरीके का बनेगा। क्योंकि जब एक सब्स्टिट्यूट की कीमत बढ़ेगी ना तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा। तो अब आप ही बताओ राइट आंसर क्या लग रहा है? मुझे तो लगता है पॉजिटिवली स्लोप्ड होना चाहिए, डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 पर आते हैं। देखिए 149 में क्या कह रहा है? इनकम इफेक्ट ऑपरेट्स वेयर देयर इज इनकम, इनकम इफेक्ट कहां ऑपरेट करता है? पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन रियल इनकम ड्यू टू फॉल इन प्राइस, नहीं, बिल्कुल नहीं। इंक्रीज इन रियल इनकम ड्यू टू राइज इन प्राइस, ये तो उल्टा बोल रहा है। इंक्रीज इन रियल इनकम ड्यू टू राइज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी, बिल्कुल नहीं। इंक्रीज इन मनी इनकम ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अच्छा रियल, देखिए इनकम इफेक्ट का मतलब समझिए, जिनको नहीं पता है ना वो सोच कर, वो थोड़ा सा समझिएगा। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए मार्केट में कोई प्रोडक्ट 10 रुपीज का बिक रहा है, हम गए और 1 kg परचेस कर लिया, नेक्स्ट डे इस प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 5 रुपीज। अब हम आराम से 2 kg ले सकते हैं। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? परचेजिंग कैपेसिटी मेरी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि मेरा मनी इनकम बढ़ गया। अभी भी मेरे पास 10 रुपया ही है, नो डाउट, अभी भी मेरे पास 10 रुपया है, लेकिन अब प्रोडक्ट की कीमत फॉल करने के कारण, 5 रुपए होने के कारण हम 2 kg लेने के लायक हो गए, हम कैपेबल हो गए कि 2 kg खरीद सकते हैं। तो मनी इनकम मेरा बढ़ गया, इसको इनकम इफेक्ट कहते हैं, रियल इनकम इफेक्ट कहते हैं। तो मैं एक्चुअली में मेरा इनकम नहीं बढ़ा है, मेरा मनी इनकम बढ़ा है, यानी रियल इनकम इसको कहते हैं।
इनकम नहीं बढ़ा है, सिर्फ मनी इनकम बढ़ा है। ओके, तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी, रियल इनकम बढ़ गया हमारा। क्यों बढ़ गया? क्योंकि कीमत कम हो गई, अब हम उतना ही पैसा में ज्यादा कमोडिटी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 150। देखिए 150 में कहता है हु एक्सप्लेन द नॉर्मल शेप ऑफ डिमांड कर्व फॉर डायमंड थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। आपको याद है मैंने क्लास में आपको कॉन्स्पिशियस कमोडिटीज के बारे में बताया था, प्रेस्टिजियस गुड्स के बारे में, जैसे डायमंड, गोल्ड, इन सब के साथ क्या होता है, इसकी कीमत जैसे ज्यादा से ज्यादा होती है लोग अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ, होते हैं कि नहीं होते हैं? क्योंकि दिखावा करना होता है, इसको डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट भी कहते हैं, हम दिखावा करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये कभी भी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता। और ऐसे केस में क्या होता है कि वस्तु की कीमत, एक मिनट, देखिएगा, वस्तु की कीमत बढ़ती चली जाएगी, प्राइस बढ़ता चला जाएगा और इसका डिमांड भी साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो हो गया एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। ये बात कहाँ की गई है? लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में बात की गई है। लेकिन किसने बताया है? कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन के बारे में, जिसको हम डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा है साहब, याद कीजिए, मैंने आपको बताया है कि थॉर्स्टीन वेबलन ने बताया है। इसको हम डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट भी कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, थॉर्स्टीन वेबलन। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है कॉन्स्पिशियस गुड्स आर आल्सो नोन एज। कॉन्स्पिशियस गुड्स किस नाम से जाना जाता है भैया? हम इसको प्रेस्टिजियस गुड्स भी कहते हैं, स्नोब इफेक्ट भी कहा जाता है और वेबलन इफेक्ट भी कहा जाता है, यानी वेबलन गुड्स भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों सेम ही है। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट भी कहते हैं, प्रेस्टिजियस गुड्स इफेक्ट भी कहते हैं, वेबलन इफेक्ट भी कहते हैं और स्नोब इफेक्ट भी कहते हैं। आप लिख लीजिए, कॉन्स्पिशियस गुड्स का जो इफेक्ट होता है उसको हम डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट भी कहते हैं, वेबलन इफेक्ट भी कहते हैं, स्नोब इफेक्ट भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152। देखिए 152 में क्या कहता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? तो भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हुआ डिग्री ऑफ चेंज, मतलब कितना परसेंट कीमत बढ़ी, कितना परसेंट कीमत बढ़ा, तो भैया इसके कारण कितना परसेंट क्वांटिटी डिमांडेड घटा। जब हम इस रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, जब इस परसेंटेज चेंज को स्टडी करते हैं, तो इससे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। अब ये प्राइस के रिस्पेक्ट में भी पढ़ा जाता है, इनकम के रिस्पेक्ट में भी पढ़ा जाता है, रिलेटेड गुड्स के रिस्पेक्ट में भी पढ़ा जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि देखिए डिमांड ना बहुत चीजों के कारण चेंज होती है, प्राइस के कारण, रिलेटेड गुड्स के कारण, सब्स्टिट्यूट गुड्स के कारण, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिसको हम कहते हैं रिलेटेड गुड्स, इनकम के कारण, एडवर्टीजमेंट के कारण। इसीलिए जब हम इलास्टिसिटी को अलग अलग चीजों से जोड़कर पढ़ते हैं तो उसे उसी तरह से नाम दिया गया है, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 53 पे आ जाओ। 53 पे कहता है डैश वाज द इकोनॉमिस्ट टू फॉर्मुलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। भैया मैंने क्लास में आपको रटा दिया है, आपको याद होगा ये बहुत इजली, एडम स्मिथ, याद है ना? वेरी गुड, राइट आंसर एडम स्मिथ। चलिए, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था जिसका हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया। तो एक बार आप क्विक रिकैप कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।